Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन ऑफ मॉडल्स कर लिया था। इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्पेशलाइजेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम लेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The plasma membrane is composed of globular proteins, lipids, and a small percentage of carbohydrates, especially oligosaccharides. ये प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोपोर्शन में सेल टू सेल वेरी करते हैं। इन तीनों का डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन पार्ट लिपिड्स द्वारा बना होता है। इनका मेन लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। अनेक फॉस्फोलिपिड्स में से लेसिथिन मेन सब्सटेंस है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और सिफेलिन भी पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड का डिटेल स्ट्रक्चर। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड्स असिमेट्रिकल इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और नेचर में एम्फीपैथिक होते हैं। वर्ड एम्फीपैथिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दोनों पोलर और नॉन पोलर एंड्स पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड के प्रत्येक मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक या पोलर एंड्स होते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये है हेड एंड। पोलर एंड्स राउंडेड हेड एंड्स होते हैं जो यूजुअली कोलिन फॉस्फेट के बने होते हैं। हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर एंड्स, इनमें फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा ग्लिसरॉल बैकबोन से केमिकली जुड़े रहते हैं। ग्लिसरॉल इन टर्न हेड एंड के फॉस्फेट से कनेक्टेड होता है। दोनों फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोफोबिक सेल्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स दो तरह के होते हैं, न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स और एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का मेजर पोर्शन बनाते हैं। इनके पोलर एंड्स पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रल एट पीएच, और कोलेस्ट्रॉल के साथ लिपिड बाइलेयर में लूजली पैक्ड रहते हैं। मोस्ट कॉमन न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर phosphatidylcholine, phosphatidylethynolamine, lecithin, sphingomyelin, etc. एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स के पोलर एंड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन द्वारा प्रोटीन से एसोसिएटेड रहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स 5 to 20% तक होते हैं। एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोटाइडिल सेराइन, फॉस्फोटाइडिल ग्लिसरॉल, एक्सेट्रा।
फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स मेम्ब्रेन का क्या काम करते हैं? लिपिड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है। ये लिपिड लेयर आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबिलिटी बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड कंपोनेंट है प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पोजीशन के आधार पर प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स ये मेम्ब्रेन की सरफेस पर लिपिड मॉलिक्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये लिपिड्स से लूजली अटैच्ड रहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का 20 to 30% भाग बनाते हैं। इन प्रोटीन्स को माइल्ड ट्रीटमेंट जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या सम चीलेटिंग एजेंट्स द्वारा मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स एक्वस सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं और लिपिड्स से फ्री होते हैं। यहाँ डायग्राम में हम प्रोटीन्स की लोकेशन देख सकते हैं। ये डायग्राम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी, लिपिड की भी और प्रोटीन की भी पोजीशन देख सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स लिपिड लेयर में पार्शियली या होली पेनिट्रेट कर जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स टोटल प्रोटीन्स का 70% से अधिक पार्ट बनाते हैं। इनके पोलर हेड्स लिपिड बाइलेयर की सरफेस से बाहर निकले रहते हैं और नॉन पोलर रीजन्स इनमें धंसे रहते हैं। यूजुअली ये एक्वस सॉल्यूशंस में इनसॉल्युबल होते हैं, परंतु कुछ डिटर्जेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम मेम्ब्रेन। यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं। फंक्शन के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्केलेटन बनाती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिजिकल और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड टाइप के प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स ऑफ एंजाइम्स। ये कैटलिस्ट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगभग 30 टाइप्स के प्रोटीन्स खोजे जा चुके हैं, जैसे कि न्यूक्लियोपेप्टिडेज, एटीपीएज एक्सेट्रा। थर्ड है कैरियर प्रोटीन्स। इन कैरियर प्रोटीन्स को परमिएज या चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है और ये आयंस और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। Now comes the third component of the plasma membrane, that is carbohydrates. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं हेक्सोज, हेक्सोसामीन, फ्यूकोज and sialic acid. These are below 5% and are confined exclusively to the external surface. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर ही पाए जाते हैं, अंदर नहीं। ये मोस्टली ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं and occurs in 2 different forms. First, attached to the proteins,
यानी कि वह ओलिगोसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स binds to the hormones and serve to send transmembrane messages। ये एंटीजन की तरह भी एक्ट करते हैं और सेल इंटरेक्शन और सेल रिकॉग्नाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड फॉर्म है अटैच टू द लिपिड्स। अब लिपिड से अटैच्ड है तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids are formed of amphipathic molecules। अब हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, वो है स्पेशलाइजेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The parts of the cell surface are specialized in relation with absorption, secretion, fluid transport and other physiological processes। यानी कि एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, इन सभी कार्यों के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्शन पर कई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एपिकल सरफेस की माइन्यूट इन पुशिंग्स होती हैं, यानी कि मेम्ब्रेन की इन पुशिंग्स होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रश बॉर्डर प्रोवाइड करती हैं। इंटेस्टिनल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई बहुतायत में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक सेल में लगभग 3000 माइक्रोविलाई पाई जा सकती हैं। इसके अलावा मेसोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, गॉल ब्लैडर, यूटेरस एंड हेपेटिक सेल्स में भी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोविलाई यहाँ हमें सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्लियरली द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की लेंथ 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर और डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसमें साइटोप्लाज्म का सेंट्रल कोर होता है जिसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। आप इसे यहाँ डायग्रामेटिकली देखकर समझ सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक कोर में एक्टिन से बने फाइन फिलामेंट्स होते हैं जो टिप से हेड तक फैले रहते हैं। टिप पर ये अल्फा एक्टिन से जुड़े रहते हैं और बेस पर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के ट्रांसवर्स नेटवर्क से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि ये बेस पर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के ट्रांसवर्स नेटवर्क से जुड़ी रहती हैं और वहाँ पर बनाती हैं टर्मिनल वेब। डायग्राम में आप बेस में देख सकते हैं लेबल्ड है टर्मिनल वेब। माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोविलाई को रिजिडिटी प्रदान करता है और उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। माइक्रोविलाई का आउटर सरफेस फिलामेंटस मटेरियल की कोट से कवर्ड होता है जिसे हम फजी कोट कहते हैं। क्या होता है इसका फंक्शन? माइक्रोविलाई किस काम आती है? माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन का मेन ऑर्गन होती है। ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन का इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन।
सेल जंक्शंस। कॉम्पैक्ट टिश्यूज के सेल्स इन टिश्यूज को स्पेसिफिक आर्किटेक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप के जंक्शन से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये जंक्शन हैं टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइट जंक्शंस, या इसको हम कहते हैं जोना ऑक्लूडेंस। टाइट जंक्शंस वह स्पेशल एरियाज होते हैं जहां एडजेसेंट टाइट जंक्शंस वह स्पेशल एरियाज होते हैं जहां एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो कुछ इंटरवल्स पर एक दूसरे को टच करती है या उनकी ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन के आउटर कंपार्टमेंट्स यानी कि आउटर वॉल्स सिंगल इंटरमीडियरी लाइन में फ्यूज हो जाते हैं। ये सेल की एपिकल बॉर्डर के जस्ट नीचे होते हैं और सेल के चारों ओर एक तरह का बैंड या गर्डल बनाते हैं। टाइट जंक्शंस इंटरसेल्यूलर स्पेस को सील करते हैं और मैक्रोमोलेक्यूल्स के डिफ्यूजन के लिए बैरियर्स का काम करते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फंक्शंस ऑफ द टाइट जंक्शन, क्या काम आते हैं ये इस तरह के जंक्शंस? दे प्रिवेंट द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द सेल ल्यूमेन। सेकेंड फंक्शन है इसका, इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द ब्लड, prevents lateral diffusion of membrane proteins and lipids, and also helps in maintaining different intercellular environments in these regions. अगले तरह का जंक्शन है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे थिकेंड एरियाज होते हैं जो एडजेसेंट सेल्स के बीच मैकेनिकल एडिशन प्रोवाइड करते हैं। ये सेल्स को एक साथ होल्ड करके टिश्यूज को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं या उनकी रिजिडिटी को इंक्रीज करते हैं। डेस्मोसोम्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बेल्ट डेस्मोसोम्स, इन्हें इंटरमीडिएटरी जंक्शंस या टर्मिनल बार्स भी कहते हैं। सेल्स में टाइट जंक्शन के नीचे जहां दोनों सेल्स मिलती हैं वहीं डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। ये एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने होते हैं। सेकंड है स्पॉट डेस्मोसोम्स। डायग्राम में हम देख रहे हैं ये सर्कुलर या बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्पॉट डेस्मोसोम्स की लोकेशन पर एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच 30 से 35 nm का इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरा रहता है और सेल एडिशन का काम करता है। सेल के इंटरसेल्यूलर स्पेस के पैरेलल लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड टोनोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं जो केराटिन के बने होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं और सेल को स्पेसिफिक शेप और रिजिडिटी प्रदान करते हैं।
थर्ड टाइप का डेस्मोसोम है हेमीडेस्मोसोम्स। स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं हेमीडेस्मोसोम दिखाया जा रहा है, और यहाँ हम पहले क्लियर कर लें कि वर्ड हेमी का मतलब क्या है। द वर्ड हेमी मीन्स हाफ। इनका स्ट्रक्चर डेस्मोसोम्स जैसा ही होता है, बट these are represented by one half. इनका शेष आधा भाग कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। हेमीडेस्मोसोम्स कुछ एपिथेलियल सेल्स की बेसल सरफेस पर पाए जाते हैं। नाउ द सेप्टल डेस्मोसोम्स। ये इनवर्टिब्रेट्स के एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। ये ट्रांसवर्स सेप्टा के रूप में होते हैं और 150 से 200 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग वाइड इंटरसेल्युलर स्पेस द्वारा सेपरेटेड किए जाते हैं। ये सेपरेटेड दो एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले ट्रांसवर्स जंक्शन होते हैं। थर्ड टाइप का सेल जंक्शन है वो है गैप जंक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू में ज़्यादातर सेल्स गैप जंक्शन द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ये सेल्स के बीच इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश करते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल में आयंस और मॉलिक्यूल्स के फ्री फ्लो में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन। दो एडजेसेंट सेल्स की मेम्ब्रेन्स जब एक दूसरे से काफ़ी क्लोज यानी कि 2 से 4 nm होती हैं, तभी गैप जंक्शन अस्तित्व में आते हैं। This space is occupied by a series of cylinders that form tiny channels directly linking the cytoplasm of the two cells to allow free passage of small molecules. यानी कि इन दोनों सेल्स के बीच में एक तरह का चैनल बन जाता है जिसके द्वारा दोनों सेल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का फ्री पैसेज होता है। गैप जंक्शन के यूनिट स्ट्रक्चर को हम कनेक्शन कहते हैं। फंक्शंस ऑफ द गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ये गैप जंक्शंस आर मोस्टली observed in embryonic tissues. इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। थैंक यू।